ओके, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो जैसे कि पहले ही बताया था, डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले तो डाटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर डाटा इंटरप्रेट नहीं हो पाया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और मतलब बेकार ही है। तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। द फॉलोइंग टेबल shows the percentage distribution of the number of candidates boys and girls। यानी कि ये जो नीचे टेबल दे रखी है, इसमें जो है बॉयज और गर्ल्स जो है मिला करके जो कैंडिडेट्स बनते हैं उनका एक प्रतिशत में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कितने कितने प्रतिशत किस किस जगह से हैं और कितने प्रतिशत ने एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये दे रखा है। अच्छा, इसमें जहां पे लिखा है एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट सिटीज ए टू एफ, a total of 78,000 student sorry candidates appeared from all 6 cities। मतलब कुल मिलाकर के टोटल की बात करूं तो टोटल जो है 78,000 कैंडिडेट्स जो है इसमें अपीयर्ड हुए हैं। किसमें? ए से एफ। ठीक है, यानी कि इन 6 सिटीज में कुल मिलाकर के 6 हैं कि 5, नहीं 6 हैं, इन 6 सिटीज में जो है कुल मिलाकर के 78,000 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इन विच द नंबर ऑफ बॉयज वाज 24,000, जिसमें जो बॉयज हैं वो 24,000। ठीक है, और वो भी जो 6 के 6 जो सिटीज हैं उसमें है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ ये इतना चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही होगी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे सिटी वाइज जैसे चीजें दे रखी हैं वो आप देख रहे हो कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, ए से 17%, बी से इतना, सी से इतना। ठीक है, ये अलग अलग दे रखा है। एंड बॉयज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पे बॉयज का दे रखा है, ये चीज ध्यान रखना है, गर्ल्स का नहीं दे रखा है, सिर्फ बॉयज का दे रखा है। ठीक है, गर्ल्स का नहीं दे रखा है। ओके, ये चीज है। और ये अब इसका पीछे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है पहले तो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम सिटी ई। ठीक है, इसका आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, हाँ, तो देखिए, अब पहले तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उसमें टोटल दिया होगा और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इस पार्ट में दे रखी होती है, तो इसको छोड़ा मत करिए। ठीक है, आराम से इसको पढ़ा करिए, जब भी क्वेश्चन डीआई का सॉल्व करें तो इसको आराम से पढ़ें और अच्छे से मतलब देख लें, क्योंकि कई बार क्या डीआई में मिस्टेक हो जाती है कि जल्दबाजी में गलत नंबर लिख जाता है, फिर गलत कैलकुलेशन हो जाता है, फिर टाइम निकल जाता है, फिर पैनिक स्टेट स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आराम से जो चीज दे रखी है उसको लिख लें और उसके बाद जो है क्वेश्चन तक जाएं और फिर क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसको भी आराम से देखें। ठीक है, so what is the difference between the number of boys and the number of girls who appeared in the examination from city E? तो सबसे पहले सिटी ई की बात कर रहा है तो ई आप लिख लो कि ई की हमको देखना है बस। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ बॉयज
पहले तो ये, और फिर सिटी ई में ही जो है आपको नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकालनी, दोनों निकालनी। जैसे कि आपको पता है कि 78,000 कुल बच्चे हैं, यहां पे दे रखा है 78,000 कुल बच्चे हैं। तो पहले तो हमको यही निकालना होगा कि ई वाली सिटी में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, ई वाली सिटी से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस वाली सिटी में हम ये देख रहे हैं कि 8.5% बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, यानी कि आपको यहां पे ये 78 जो हजार दे रखा है, इसका आपको 8.5% निकालना होगा। ठीक है, अब आप इसको निकालोगे कैसे? तो देखो, यहां पे ही दिमाग लगता है, बाकी इतने तक तो हो सकता है पहुंच भी जाते हैं काफी लोग, थोड़ा मतलब कोशिश करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा से ऐसी हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, जिस वजह से आंसर तक पहुंच पाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ कैन यू रीच द आंसर थ्रू सॉल्विंग दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? ओके, सो कैसे सॉल्व करें? देखिए, थोड़ा से आपको इसमें टेक्निक लगानी पड़ेगी। एक तो आप क्या करो कि यहां से पहले ये जो डेसिमल है इसको हटा दो। इसको जब आप हटाएंगे तो 85% अपॉन में एक जीरो ऐसे आ जाएगा। तो आप एक जीरो तो यहां से हटा ही दीजिए ये। अब आपके पास बचा 7800 इंटू 85%। ठीक है, ये बचा। अब हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो हम 80 प्लस 5% कर सकते हैं, और एक कार्य कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा और इजी ढंग से निकल सकता है। कैसे? हम क्या करें कि 78% है, हम इसको 100% -15% अगर करें तो बात तो यही आ जाएगी। ठीक है, और इसको अगर हम निकालेंगे तो जल्दी निकल सकता है। क्यों? क्योंकि 7800 का 100% 7800 ही हो जाएगा, माइनस 7800 को आपको 15% से मल्टीप्लाई करना होगा। 15% क्या होता है बताया था हम लोगों ने, निकाला था, वो याद होना चाहिए आपको। देखिए, मैंने बताया था कि जो 5 का मल्टीपल होता है उसके नीचे 20 आता है, तो यहां 20 तो आएगा, और ऊपर 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 3 15, 3 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 3 6 एंड 2 9 18। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7800 -3 0 0, 3 9 27, 2 3 3 9, और 9 2 11। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 30, और 6 7 में से 1 काटे 6, और 7 में से 6630। यानी ये जो है टोटल कैंडिडेट्स हैं सिटी ई में जो अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में। ओके, तो इतने में किसी को ना समझ में आया हो, कोई चीज पूछना चाह रहा हो, कोई कैलकुलेशन ना समझ में आई हो, पहले ये बताए कि उसको इतना समझ में आया कि मैंने कैसे टोटल कैंडिडेट्स जो ई में हैं, जो अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम में, वो निकाले। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ई। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए क्या करें?
देखो हमको दिया हुआ है यहाँ पे टेबल, अगर हम ध्यान से देखें, सिर्फ टेबल की ओर अब ध्यान दें, क्योंकि उतना तो हमको पता चल गया कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। टेबल को ध्यान दीजिए तो ई में आपके 21% बॉयज थे जो अपीयर्ड हुए थे ई सिटी से। तो हमको एक चीज पता है कि ई में 21% जो है बॉयज ने एग्जाम दिया है, और हमको टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता है जो पांचों की पांचों सिटी में अपीयर्ड हुए थे, वो थे 24,000। ठीक है। अब 24,000 का आप इको 21% निकालना है, कैसे निकालेंगे ये आप लोग बताओ। या कितना आएगा आप आंसर बता सकते हो निकाल के। 24,000 का 21% आप लोग निकालिए। जो चीजें जैसे मैंने सिखाई हैं प्रतिशत में, मैं वही चीज निकालने के लिए कह रहा हूं। और उसको आप उसी टेक्निक से बहुत आसान से निकाल सकते हो, बहुत सारी टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो भी टेक्निक्स हैं वो सभी चीजों का यहाँ प्रयोग कर सकते हो जैसे चाहो आप। सर 12,240 आएगा। ओके, 12,240। ओके, चलिए देख लेते हैं निकाल के। और सारिका या जैस्मीन, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो? ओके, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग अगर अभी नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप देखते रहना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए 24,000 है अभी, इसका आंसर तो तान्या ने निकाला। 12,000 आई थिंक बताया था कुछ। तो उसको निकालते हैं, देखिए कैसे सर निकाल ट्वेल्व सकते हैं। थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी बताया था मैंने। ये आंसर बताया है 12,240। आइए देखते हैं क्या 12,240 आ रहा है। देखिए 24,000 है, उसका 21% निकालना है हमने। हम पीछे जाएं, जब हमने प्रतिशत पढ़ा था तो हमको याद होगा कि 24,000 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा। एक जीरो हट जाएगा यहां से, बस। तो यानी 2400 हो जाएगा। अब इसी 10% को अगर 20% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारा 20% निकल करके आ जाएगा। अब बचा कितना? 1% बचा है। 24,000 का 1% क्या होगा? तो 24,000 का 1%, 2 जीरो यहां से आप हटा दो इधर साइड से, तो बस 24,000 का हो जाएगा 240। ठीक है। तो ये 4800 तो आपका 20% आ गया। इसी में आप जोड़ दीजिए 1%, क्योंकि 20% प्लस 1% आपने अलग से निकाला है, तो आपका 240 आया है। ये हो गया। और 8 2 10 हो गया। 4 1 5। ठीक है। सॉरी, ये 40 होगा। ये तो एक मिनट। तो ये 5,040 आ रहा है। हाँ सर, वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ हाँ, हाँ, वो वही मेरा चीज गलत है। था इस वजह। तो 5,040 जो है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज आए हैं, ठीक है। तो कैसे निकाला गया मैंने आपको बताया। देखिए 20% आप निकाल लीजिए। 20% को आप मतलब कई तरीके से निकाल सकते हैं। 10% वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, 20% वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 20% भी अगर हम सर निकालते हैं इसको। मेरा हाँ, 504 है। 504 नहीं। हाँ सर, मेरा देखिए 504 मैंने आया था, एक जीरो कहाँ से आया?
देखो ये मैंने किया, ठीक है जैस्मीन, आप देखो यहाँ पे 20% अलग कर दिया, 20%, 1% अलग कर दिया। अब 20% 24,000 का निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो पहले 10% निकाल लो, फिर 20% के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही 20% आ जाएगा, या 20% याद भी होगा। 20% तो याद भी कराया था प्रतिशत वाली टेबल में, क्या होता था, 1/5 होता था 1/5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, आ गया उतना ही, ठीक है। 4800 इतना ही वैसे भी आ रहा था, इतना वैसे भी आ रहा है। और 1% क्या है, यहां से दो जीरो हट जाते हैं, वही बताया था ना, तो कितना आ जाएगा, 240 तो आ जाएगा। और बस इसको जोड़ दो, तो 40 तो ऐसे ही उतर आया। फिर 8 2 10 और 4 1 5, 5040 आएगा। यानी ये नंबर ऑफ बॉयज हो गए, कहाँ पे, ई में। ओके, ई में नंबर ऑफ बॉयज हैं 5040, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज हमको ई के तो पता चल गया, नंबर ऑफ गर्ल्स भी पता करनी है ई में कितनी है। हमको ये भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ई में कितने हैं, इतने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने हैं ई में। अगर हम 6630 में से 5040 को माइनस कर दें, जो यहाँ पे ये हैं जो बॉयज हैं जो कि ई में हैं, उसको आप घटा दीजिए टोटल में से, तो आपको गर्ल्स मिल जाएगी कि गर्ल्स कितनी है। तो घटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 4 13, ठीक है। फिर ये 5 आ जाएगा, और 6 में से 5 काटेंगे, एक आ जाएगा 1590, आई थिंक इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, ठीक। तो 1590, ठीक है, 1590 ये गर्ल्स आ गई, ठीक है। बॉयज हमको ये पता है, दोनों में डिफरेंस ही निकालना था हमको, नंबर ऑफ बॉयज में से इसको आप काट दो, ठीक है। प्रतिशत तो आई थिंक निकालना नहीं है, सिर्फ डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस निकाल दो। यानी कि 5040 में से माइनस कर दो 1590, तो 14 में से 9 काटे आपके 5/9 5, और फिर यहाँ 9 में से 5 काटे 4, और 4 में से 1 काटे 3450, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे आया यस आंसर। सर, मैं हाँ बता रही हूँ मेरी इसमें क्या गलती हो रही थी। ये मेरा हाँ यहाँ तक सॉल्व हो गया था। अब मैं क्या हाँ कर रही थी, वो वहां पे बॉयज दिए थे 2400 जो अपन क्वेश्चन में पढ़ रहे थे। तो मैं हाँ मतलब ये जो टोटल बच्चे दिए थे वो बॉयज दिए थे, तो मैं वहां माइनस करके वहां मैंने गर्ल्स निकाल ली थी, तो वो बन ही नहीं रहा था। लेकिन अब समझ में आया हाँ, ऐसे सॉल्व होगा, पहले हम यहाँ पे टोटल कैंडिडेट यहाँ पे निकालेंगे और फिर उसके बाद बॉयज गर्ल्स वाला वो करेंगे। मैं समझ गया, वो आप उसमें में से माइनस कर रही थी 24,000 में से, हाँ, ठीक है, समझ गया। तो वो गलती हो जाती है, तो वही गलती के लिए तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमको समझ में आए हमारी गलतियां हो कहाँ रही हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब एग्जामिनेशन आप दोगे तो उसमें ये गलतियां आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ इस तरह की गलती मैंने पहले करी थी जब डाटा को मैं सही से एनालाइज नहीं कर पाए थे। तो इसी तरीके से मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत ज़्यादा डाटा में चेंज नहीं होता है, इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमको ये तो पता है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 78,000 है, ठीक है। टोटल कैंडिडेट 78,000 है। और अच्छा जैस्मीन, आपको समझ में आया तो, यस सर, समझ में अभी आया, लेकिन इसको भूल जाएंगे, ये भी पता है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख लेना,
और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप बताना। देखिए, आप पेपर देने वाली हो, पेपर तो दोगी ना आप जैस्मिन? यस सर। हाँ, तो पेपर देने वाली हो तो इस बार कोशिश करिए कि डीआई आप सॉल्व कर लीजिए उस पेपर में, ठीक है? क्योंकि वो तो रखी हुई है पेपर में। और बाकी सारे बच्चे इस पे भी मेहनत करने लगे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगी तो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अभी काफी मतलब समय है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हालांकि धीरे धीरे समय काफी तेजी से जाएगा, क्योंकि ठंडक जैसे जैसे बढ़ेगी दिन छोटे होते चले जाएंगे। लेकिन मेहनत तो हमें करनी है, ठीक है? क्योंकि बिना उसके तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो कोशिश करिए, देखिए ठीक है, कठिन है परंतु थोड़ा कोशिश करेंगे तो समझ में आने लगे, क्वेश्चन निकलने लगेंगे, नो डाउट। बस थोड़ा सा वो है, गैप आ जाता है, प्रैक्टिस छूट जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। टोटल कैंडिडेट 78,000 है, और बॉयज जो हैं टोटल, वो 24,000 है। ये हमको पहले से दे रखा है, मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन फ्रॉम सिटी एफ। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, जो सिटी एफ की अब बात करी जा रही है, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द, इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे डैश होगा, वो डैश छोटा सा ऐसे ले लिया है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड मेटली फ्रॉम ऑल दी 6 सिटीज टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक गलती क्या होती है बच्चों से, जब ऑल दी 6 सिटीज दे रखा है तो इसका मतलब ये मत करने लगना कि 6 की 6 सिटीज का टोटल करने। ऑल 6 सिटीज का पहले ही डाटा यहाँ पे दे रखा है 78,000। ये सारे के सारे जो 6 सिटी हैं उनमें बच्चे जितने पेपर दिए थे वो 78,000 थे, और जितने उसमें लड़के थे वो 24,000 थे। ये पहले ही दे रखा है। और यहाँ पे पूछा है गर्ल्स वाली बात को, ठीक है, तो गर्ल्स पे ध्यान रखना है। सिर्फ गर्ल्स की यहाँ बात हो रही है, बॉयज की नहीं बात हो रही है। लेकिन निकलेगा कुछ बॉयज से ही, क्योंकि डाटा हमें उन्हीं का पता है। तो सबसे पहले तो एफ, तो सबसे पहले पूरा ध्यान तो एफ पे होना चाहिए। यहाँ पे दो है आपके पास डाटा, एक 26%। 26% क्या है? जो टोटल है उसमें में से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, वो ये 26% है। यानी टोटल जो कैंडिडेट्स बैठे थे एग्जाम में से, उसमें में से 26% एफ वाली सिटी से थे। तो पहले तो आपको 78,000 का 26%। अब आपको मैं बताऊं वो बच्चे क्यों इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं, जो थोड़ा यूपीएससी या मतलब कैट या इस सब बैकग्राउंड के होते हैं। हैबिचुअल होती है उनकी, कैलकुलेशन फास्ट होती है, और कुछ नहीं। यहां तक आप भी पहुंच सकते हो। आपने क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ी देर आप एनालाइज करोगे वहां पे डाटा को, तो पहुंच ही जाओगे, मतलब हाँ ये ऐसे ऐसे करना है। कैलकुलेशन ही मेन है, समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने प्रतिशत आपको सिखाया था कि कैसे प्रतिशत सॉल्व करना है, क्योंकि वो यहां पे काम आएगा। अब इसका तुम 26% निकालो, कैसे निकालो? एक गलती ये भी हाँ एक गलती ये भी होती है कि जब आपके सामने हाँ। सॉल्व करती हूँ तो मुझे ये परसेंटेज याद रहते हैं, अरे हाँ ये 20+6 करके भी निकाल लेंगे। और जब मैं अकेले में सॉल्व करती हूँ तो फिर मैं 26/100 वाला मेथड करने लगती हूँ। अभी मुझे सब समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो बहुत अलग मेथड से भी निकल सकता है, लेकिन उस समय पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ करते टाइम अपने सॉल्व। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अन्यथा अकेले अगर नहीं सॉल्व होगा तब कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं हुआ तो सब कुछ इंटरप्रेट करने के बावजूद भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब की बार तो तो इजी इसी आया वजह था। से तो आंसर्स नहीं आ रहे थे ना, वो हाँ, सब वही वही छोटी मैं कह छोटी गलती की वजह से वो आंसर्स नहीं आ पा रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूं कि इजी भी दे दे अगर वो, और बच्चे अगर कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फायदा? कैलकुलेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है, उसको सही ढंग से करना, या मतलब सीखना कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि वो बच्चे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं।
वो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो जो है इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। और हमको ताजुब महसूस होता है कि वो कैसे कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो जटिल तरीका नहीं प्रयोग कर रहे हैं। 26/100 करोगे तो 26 से 78 को मल्टीप्लाई कर पाओगे क्या? करते ही रह जाओगे, समय लगेगा कि 26 से 78 को मल्टीप्लाई करें। इसीलिए तो वो सिखाया था कि कैसे करें। 20+6 कर सकते हैं, एक और कार्य कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं, देखने का नजरिया थोड़ा से बदल दोगे तो इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे 78,000 है, इसको क्या कर सकते थे, 20+6 तो कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, उससे भी आराम से निकल जाएगा। एक और चीज कर सकते हैं, वो क्या है, अगर मैं इसको 25% +1% कर दूं, ये भी ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 25+1% तो भी मतलब आपको मेरी वॉइस और ये सब दिखाई तो दे रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके ओके। हाँ, तो 25% +1% इसको लिख सकता हूँ, 26% ये है ही। हम्म। अब 25% आपको पता है 1/4 होता है, तो बस यहाँ पे 78,000 इंटू 1/4, 1/4 आप निकालो, मतलब इसको डिवाइड करो 78 को, ठीक है, 4 से, 4 से ये कट जाएगा, 4 एक कम 4 ले जाइए, फिर 38 आएगा, और 4 को 9 से ले जाइए, 36 आ जाएगा, और फिर 500 +1% तो 78 और 0, बस ऐड कर दो। अब ये कितना आसान हुआ, ऐसे लिखो 780, ये आ गया आपका, ये क्या आया, ये, हाँ, इतने बच्चे टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है, और टोटल कैंडिडेट्स ये एफ में जो अपीयर्ड हुए एग्जाम में, वो आ गए। ये कैसे आए, ये महत्वपूर्ण है, समझे, कितना जल्दी आए ये महत्वपूर्ण है। सॉल्व करना महत्वपूर्ण नहीं है, समय मिल जाए तो सब क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन समय के अंतर्गत कैसे सॉल्व करें ये महत्वपूर्ण है, कैसे किया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही चीज सिखाना चाह रहे हैं, बाकी तो आप लोग कर ही ले जाओगे मैथ क्वेश्चन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये चीज है इम्पोर्टेंट, ये सोच विचारधारा बदलना, कि कैसे उसको आपको बदलना है, कैसे सॉल्व करना है उसको, ठीक है। तो यहां तक हम ऐसे पहुंच पाए। अब क्या करें, हमने टोटल कैंडिडेट्स एफ के निकाल लिए, तो अब हमें एफ गर्ल्स निकालनी थी ना, नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सिटी एफ। तो पहले तो बॉयज निकाल लेते हैं, 24 जो है 1000 टोटल बॉयज हैं, और उसमें में से 9 जो है सिटी एफ में बॉयज हैं। अब इसका 9% बताओ कैसे निकालेंगे। सिखाया है, आराम से मुंह जबानी निकल जाएगा, मतलब बहुत आसान से निकलेगा, लेकिन वही सर टेक्निक इस्तेमाल 11.11 होता है ना इसका, तो 9% का। 9% का। हाँ, और 11 की टेबल में 9 की टेबल चलती है, और 9 की टेबल में 11 की टेबल चलती है। चलती तो है, बिल्कुल सही, कि वो 11.1 होता है, लेकिन आप और भी देखने की कोशिश करिए। कह तो आप सही रही हैं, 9% होता है, 11.1, हाँ यही तो होता है। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर गुड जैसे इवनिंग। अभी आपने बताया, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम।
हाँ जैसे कि इसका 10% निकाल लें हम 2400 और 1% माइनस कर दें 240, तो उससे हाँ भी हाँ निकल जाएगा। हाँ और हाँ सीधे सीधे हम 9 हमारा छोटा ही डिजिट है, 9 से हम 240 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम दोनों ही हाँ मेथड हाँ अपना सकते हैं। हाँ 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 हाँ, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज है। जो जैसे तानिया बात कर रही हैं वो 9.09% होता था, 9% 1/11, उससे भी आप कर सकते हो। और 10% -1% कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। 1/11 करेंगे तो थोड़ा डिवाइड करना ज़्यादा पड़ जाएगा। 10% -1% कर देते हैं। ठीक है, तो वो मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। ये कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमको पता है ना 10% होगा इसका कितना, ये होगा। -1% कितना होगा, ये होगा। 40 कटेगा 60 आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। 2160 आपके क्या आ गए, बॉयज आ गए एफ सिटी में। ठीक है, समझ में आया। तो ये है। और हमको गर्ल्स निकालनी है, कितने हैं ये टोटल है हमारे पास कैंडिडेट्स, इसी में से आप जो है घटा दीजिए। गर्ल्स ठीक है, ये गर्ल्स आ गई एफ में। ठीक है, और फिर हमें क्या करना था और किस क्वेश्चन में, गर्ल्स आ गई हैं। ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड मेटली ऑल 6 सिटीज टुगेदर, सारी की सारी 6 सिटीज से जो टुगेदर होकर के आई थी वो हमको देखना था। तो उसके लिए देखिए सारी की सारी 6 सिटीज से बात कर रहा है एक साथ, नंबर ऑफ गर्ल्स की। तो सारी की सारी 6 सिटी से, यानी कि पूरी की पूरी जो 6 सिटी दे रखी है उसमें बॉयज टोटल तो अभी आपको पता ही है कि 24,000 है ना। टोटल बॉयज आपके 24,000 हैं, जो 6 सिटी दे रखी है उसमें, ए से एफ तक। तो आपको गर्ल्स निकालनी है, तो हाँ, तो आपको गर्ल्स निकालनी है। 24,000 आपके टोटल बॉयज हैं, आप कैसे निकालोगे। और टोटल आपको एक दे रखा है ना टोटल कैंडिडेट्स, वो तो आपको पता ही है 78,000 आपके टोटल कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें में से इसको हटा निकाल दो, आपको गर्ल्स पता चल जाएंगी, कितनी आ जाएंगी गर्ल्स। 54,000 आ जाएंगी। ठीक है, टोटल ए से एफ तक पूरी 6 सिटी में। और ये यही कह रहा था कितने प्रतिशत वो हुआ, तो ये गर्ल्स तो हमको पता चल गई, इसलिए पहले से ही। तो अब क्या करें इसको हम, क्या था, गर्ल्स ऑफ सिटी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर मेटिवली। हाँ ठीक है, तो इसको आप 18,120 अपॉन में 54,000 इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा प्रतिशत। ठीक है, गर्ल्स का कितने प्रतिशत गर्ल्स हैं एफ में विद रिस्पेक्ट टू ऑल गर्ल्स फ्रॉम 6 यूनिवर्सिटीज। ठीक है, प्रतिशत ऑफ गर्ल्स आपको पता चल जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, सारी गर्ल्स के रिस्पेक्ट में।
तो सारी गर्ल्स तो इतनी है 54,000 उसमें से। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? यहां तक तो मान लो पहुंच गए, अब सॉल्व करने वाली चीज है कि आंसर तक कैसे पहुंचे। ठीक है, देखो ये तो आप डेफिनेटली हटा ही दोगे। अब क्या है कि कोशिश करा करो कि छोटा बनाया करो, मतलब जितना हो सके डिवाइड करके उसको छोटा हमको बनाना चाहिए, क्योंकि आंसर तक पहुंचने के लिए यही काम करेगा। तो हम क्या करें, 2 से काटना, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे दोनों इवन नंबर है, तो तब तक काटते हैं जब तक कट जाते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये कट गया। फिर 2 9 ज़ा 18, 0, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब 9 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। अब नहीं जाएगा क्योंकि नीचे 9 जो है ऑड आ गया। ठीक है, अब 9 से सीधे इसको डिवाइड कर दो और जितना आए वो चेक कर लो। अब सुनो, पूरा मत डिवाइड करो, थोड़ा से डिवाइड करो, फिर ऑप्शन पे जाओ, जो ऑप्शन मिले उस डिवाइड के अंतराल में उसको टिक करके आगे निकल लो दूसरे क्वेश्चन पे। वहां पे आपको ये दिखाना नहीं है, आपको स्टेप स्टेप पे नंबर नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? तो जैसे आप इस पे गए तो 9 3 ज़ा 27 आया, और ये बचे। अब देख लो क्या है, क्या क्या है ऑप्शन में। 3 3 सब में पहले में है, सेकंड वाले में 1 3 2 4 ऐसे हैं समथिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं, 32 आया है, तो फिर से चला जाएगा ना 3 से। बस अब उसको डिवाइड और माइनस वाइनस मत करो, बस यही आंसर हो जाएगा और कोई होगा ही नहीं आंसर, क्योंकि 3 3 एक ही में ऑप्शन में है। हम उसको सॉल्व थोड़ी ना करने जाएंगे कि 32 में से फिर 27 घटाएं। समझ रहे हो ना क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं लोग? तो ये सारी टेक्निक इस्तेमाल करके वो लोग समय बचाते हैं, ताकि जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस तक जा सकें जिसपे उनको डाउट्स है फिर से देख सकें। ठीक है, तो आज अभी 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सोशियोलॉजी के हैं जो अभी आपके सामने देखिए मैं रखने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चंस जो है आपके जो हैं वो एआई ने बनाए हैं। ठीक है, तो मैं उसको रखता हूँ 1 मिनट। एक मिनट। तो कभी कभी ये काम ही नहीं करता है एआई, तो बनाए थे इसने। देखता हूँ एक बार कोशिश करके, नहीं होगा तो फिर हम कल करेंगे। ओके,
चलिए अभी काम तो नहीं कर रहा है और आई थिंक शिवांगी जी और सिर्फ तान्या है, तो देखते हैं, एक कुछ फ्लैश कार्ड कर लेते हैं। चलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं इनको कराना भी चाह रहा था। ओके, आई थिंक स्क्रीन, ओके, तो तान्या और शिवांगी जी अभी हैं ज्वाइंट। तो शिवांगी जी एंड तान्या, आपको एक फ्लैश कार्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रैंडमली फ्लैश कार्ड्स हैं, ठीक है, अभी सोशल और रिलीजियस वाले नहीं है, रैंडमली है। उसमें हमने क्वेश्चन बनाए थे बट वो खुल नहीं रहे हैं, कल देखिए मैं उसको आपको कराऊंगा। 1963 में क्लॉडी लेवी स्टोरस की एक बुक आई थी, यहाँ पे हिंट दे रखा है उस बुक का। तो सोशल तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है शायद। ओके, ओके, देखते हैं इसको। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी थी जो 1963 में क्लॉडी लेवी स्टोरस की बुक आई थी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क था इनका, जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म अप्लाई किया था और लिंग्विस्टिक मॉडल बताया था कल्चर को स्टडी करने के लिए। दिस बुक हेल्प्स टू सॉलिडिफाई स्ट्रक्चरलिज्म एज अ मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन एंथ्रोपोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। ओके, सो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1963 में क्लॉडी लेवी स्टोरस की बुक आई थी। कभी कभी डायरेक्टली ईयर दे करके एक सिंगल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस तरीके से भी ऐसे आ जाता है। पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं है, रैंडमली फ्लैश कार्ड्स हैं, तो अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमको ये पता चलेगा कि हमको ये चीज नहीं याद है। तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था? अब मुझे तो नहीं याद आ रहा अभी। सर आई थिंक 1830 से 1860 के बीच था। 1830 से 1860, ओके, लेट्स सी, फिर ये टाइमलाइन देगा तो हम देखेंगे। 1760 से 1840 था, ठीक है, शिवांगी जी ने 18 से बताया, बट दैट इज ठीक है, आप कोशिश किया। 1760 से 1840 तक था। अब थोड़ा से हम टाइमलाइन बेसिस पे इसको देख लेते हैं कि कौन सी चीज कब आई थी और कैसे आई थी। 1760 टू 1840, दैट इज फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कम, ठीक है। ये कई बार, ये मतलब वैसे तो पूछते नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। 1833 में फैक्ट्री एक्ट आई थी, एक बार पेपर बनाया था तो उन लोगों ने पूछा था कि फैक्ट्री एक्ट कब आई है, तो 1833 में आई थी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था वो 1848 में आया था। मैंने सारे इसलिए नहीं बताया कि जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन था वो 1769 में आया था। इससे मतलब थोड़ा सा इसने ये रिलेट करने की कोशिश करी है कि जब 1760 से 1840 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ होगा तभी जेम्स वाट ने उसी समय स्टीम इंजन का आविष्कार किया होगा। तो जेम्स वाट, आप ये समझ लो, जेम्स वाट से भी आप याद कर सकते हो कि स्टीम इंजन ने उन्होंने 1769 में 1769 में किया था उसका आविष्कार, स्टीम इंजन का पेटेंट गॉट किया था। तो इसका मतलब 1760 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था, इसीलिए उन्होंने इस तरह की चीज जो है डिस्कवर कर पाए। और फिर 1833 में फैक्ट्री एक्ट आई थी, ओके, सो वो भी 1840 के अंडर ही है। और 1840 के बाद जो है
क्योंकि इंडस्ट्री में जो कुछ अच्छा बहुत अच्छा लिंकअप करने की कोशिश करा रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है कि आप याद कैसे करें, क्योंकि हर चीज आपको एकदम से याद तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ आप थोड़ा से उससे अगल बगल वाली इंफॉर्मेशन से याद करेंगे तो याद आ जाएगी। जैसे 1760 1840 उसके बीच में क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ होगा, तो इन्वेंशन जेम्स वाट ने किया, स्टीम इंजन का किया। अच्छा, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उसी समय फैक्ट्री एक्ट आई होगी, क्योंकि फैक्ट्रीज ही तो लगाई जाएंगी ना इंडस्ट्रीज में, तो फैक्ट्रीज कब लगाई गई, 1833 में लगाई गई। अच्छा, अब फैक्ट्रीज लग गई हैं तो उसमें एक्सप्लॉयटेशन चालू होगा लेबरर्स का, तो कार्ल मार्क्स उसके बारे में लिखेंगे, लोगों को बताएंगे, किस में बताएंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताएंगे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये चीजें अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताई थी। दैट इज वेरी गुड कि इस तरीके से हमको देखने को मिल रही है चीजें। ठीक है, अब आई थिंक याद रहेगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कब आया था? यस, अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो दैट इज गुड, क्योंकि ये रैंडमली पूछा जा रहा है, तो अगर आ पा रहा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो तो देखेंगे ही कि कैसे कब आया था। सर 1992 या 1993 में से एक है। ओके, 1922 या 1993? ओके, नहीं 1992। 1992। अच्छा, उसे 1992 और 1993। ओके, और क्योंकि ठीक है इसी से वुमेन हाँ, का था, तो ये दोनों एक साथ ही थे, एक 92 एक 93। ओके ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही आपने रिकॉल कर पाई, 1993 में आया था एनसीबी। ओके, आइए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि समझने से चीजें याद रहेंगी। अच्छा तान्या, एक चीज आप समझ लो, जो अभी आप जीके पूछ रही थी यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इनको याद रखिए। हाँ, यही सब क्वेश्चन वो देगा, वो कुछ यूपी पीसीएस कुछ वो नहीं देगा, इसी सबको घुमा फिरा के देता है वो ऑप्शन में। और आप चाहे पुराने साल के पेपर्स देखो, यही सब क्वेश्चंस भरे रहते हैं। तो मंडल कमीशन कब आया था? मंडल कमीशन 1990 में आया था। उसने जो है, मंडल कमीशन ने ही 27% रिजर्वेशन दिया था अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ये वीपी सिंह की सरकार थी, और उन्होंने इसे 1991 और 92 में लागू करवाने की भी, बीपी मंडल थे, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, और उसके बाद 27% रिजर्वेशन दिया था अदर बैकवर्ड क्लास को, दैट इज इन द 1990। एंड इन 1992 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें पावर दी गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें आ जाते हैं आपके मतलब एक तरीके से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, उसमें पंचायती राज भी आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, जो हमने पढ़ा भी है। साथ ही साथ जो है, रिजर्वेशन दिया गया था रिजर्व्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। 74 और 73वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है नेट में पूछा जा चुका है। 1992 में आया था, पहले तो डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम, ये तो खैर इसने एक केस बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इंदिरा स्वानी केस। हालांकि इस पे आप याद भी कर सकते हैं या नहीं भी, ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि ये मंडल कमीशन से ही जुड़ा हुआ एक केस है, जिसमें क्रीमी लेयर की बात करी थी अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, उसमें टोटल रिजर्वेशन क्योंकि 50% होता है, और उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आपको लोग को पता होगा, उसकी बात करी थी इंदिरा स्वानी केस में। 1993 में आया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो एक टाइम लाइन समझिए, 90 में रिपोर्ट आई मंडल की, 92 में रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज में,
फिर 92 में ही ये केस आया जिसमें ये कहा गया कि क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में करिए। 93 में एक कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए। फिर 2018 में, अब ये देखो करंट अफेयर आ गया, वही मैं बता रहा था तान्या तुम्हें कि करंट अफेयर आपकी स्टैटिक से ही जुड़ा रहता है। 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट आई, जिसको हम एनसीबीसी भी कहते हैं, और वो 102 यानी 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई जिसको ये पावर दी गई कि जो वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए काम करेगा। तो ये 2018 में हुआ। अब देखो और आगे थोड़ा सा बढ़ो, 2022 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ये आप लोग को पता है। तो बस यही है कि ये कैसे कैसे हुआ, बहुत अच्छी टाइमलाइन इसने दी है। मैं इसकी 1 मिनट, ये बहुत ज्यादा है वरना मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं इसका और आप लोग को सेंड कर दूंगा। इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे ही टाइमलाइन से, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा दिया इसने, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। शिवांगी जी को याद है, दैट इज वेरी गुड। अब देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं राधा स्वामी मूवमेंट सत्संग, उसी से ही इन्होंने एक फ्लैश कार्ड बनाया है। हु फाउंडेड द राधा स्वामी मूवमेंट सत्संग आगरा, व्हेन डिड पब्लिक टीचिंग बिगिंस? सर ये तुलसी तो राम कुछ ने एक किया दो, था और 1961 में। राइट राइट, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है कि ये आपको याद है, और वेरी वेरी गुड, दैट इज, ये तुलसी राम जी ने किया था आगरा में। हालांकि इसकी शुरुआत शिव दयाल सिंह जी ने करी थी, तो ये एआई हमको बता रहा है कि इसकी शुरुआत जो है शिव दयाल सिंह जी ने करी थी। हालांकि आगरा में तो इसको तुलसी राम ने ही किया था और 1861 में किया था। दैट इज वेरी गुड। ठीक है, इसका तो आपको पता ही है, वो तो हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं। हिस्टोरिकल टाइमलाइन, और हिस्टोरिकल टाइमलाइन जिसकी बतानी थी मैंने बताई, और याद करने का तरीका। नामधारी पंजाब, ये जैस्मीन या शिवांगी जी कोई बता सके? ये नामधारी पंजाब, एक तो निरंकारीज हैं, वो भी पंजाब से जुड़े हुए हैं, और ये नामधारीज सर हैं। तो क्या? बॉब दयालदास। ओके, बॉब दयाल, सही है, सही है। ये बॉब दयाल दास नहीं है, क्योंकि बॉब दयाल दास जो है निरंकारीज मूवमेंट से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो वो आप जब भी नामधारी आए तो राम सिंह को आप टिक करिएगा। 1857 में इन्होंने किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चीजें याद भी आती हैं, कभी कदार भूल भी जाती हैं। ये सिंह जो मतलब सिख से जुड़े हुए चीजें हैं वो यहाँ पे इसने दर्शाई हैं, तो उसको भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग ऐसे टाइमलाइन वाइज याद करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पहला गोल क्या है? हालांकि इसने शॉर्ट में थोड़ी सी चीजें दे दी हैं। पॉवर्टी एंड हंगर। हाँ, पावर्टी है यहाँ पे, एक्सट्रीम पावर्टी को रेडिकेट करना और हंगर को रेडिकेट करना। ठीक है, तो पहला गोल यही है। और अभी रिलेटिव पावर्टी क्या होती है, ये कई बार पूछा जा चुका है। रिलेटिव पावर्टी से आप क्या समझते हैं सर ये कंपेरेटिव सोशियोलॉजी? होती है। हाँ, कंपैरेटिव होती है कि आप पर्टिकुलर क्लास या किसी और से अपनी जो गरीबी है उसको रिलेट किया जाता है कि आप कितने गरीब हो उसके पर्सपेक्टिव में या उसके कंपैरेटिव में, तो वो होती है। बिल्कुल ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्योंकि फिर एक्चुअली क्या होगा कि टाइम हो जाएगा, वैसे भी टाइम काफी हो गया है। गेमाइन शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट ऑफ प्रोपाउंडर से है, इजी क्वेश्चन है। सर ये फर्डिनेंड टॉनी।
13 एंटोनीज ने दिया था, ठीक है। इसमें बस यही बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। टू आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप होते हैं। एक तो इसको आप चाहे अलग अलग शब्दों में कहा जाता है, जेमाइन शाफ्ट या गेमाइन शाफ्ट। जो जेमाइन शाफ्ट है वो कम्युनिटी है विद स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड होता है इसमें। और जो जेशल शाफ्ट होता है वो सोसाइटी का एक पार्ट होता है जिसमें वीक सोशल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जेमाइन सॉफ्ट में सोशल बॉन्ड अच्छे होते हैं, एक वैल्यू शेयर्ड होती है, वहीं पे जेशल सॉफ्ट में वीक सोशल बॉन्ड्स होते हैं और इनफॉर्मल ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज 1978 में क्लॉडी लेवी स्टोरस की एक बुक आई थी, और यहाँ सर माइथोलॉजी पे आएगा। इसका हिंट दे रखा है मिथ। माइथोलॉजी। हाँ, माइथो माइथ मिथ एंड मीनिंग, ठीक है। मिथ एंड मीनिंग इनकी 1978 में आई थी बुक, ठीक है। ये तो खैर रैंडम है क्वेश्चन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कंसेप्ट कौन देता है? आर के मार्टन। ये आर के मार्टन देते हैं, ठीक है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन आर के मार्टन देते हैं। राधा कमल मुखर्जी जी की एक बुक है, यहाँ पे शॉर्टकट में उसको SSV लिख रखा है, और 1949 में आई थी वो बुक। सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज। राइट, social structure of values. The social structure of values is the book written by the Radha Kamal Mukherjee, और ये 1949 में आई थी। Right. खैर ये तो एक अलग चीज निमोनिक्स पूछ रहा है। गोविंद सदाशिव घोरिया यानी GS घोरिया जी की बुक थी, 1966 में आई थी। शॉर्टकट में IC लिखा हुआ है। अब आई से क्या हो सकता है, सी से क्या हो सकता है, आप लोग सोचने की कोशिश करें। हाँ, या तो सर इंडियन कॉस्ट्यूम। राइट, वेरी इंडियन कॉस्ट्यूम, ठीक है। आई से इंडियन और सी से कॉस्ट्यूम, इंडियन कॉस्ट्यूम। ये इनकी बुक है और ये 1966 में आई थी। डरखाइम की बुक आई थी 1903 में, एंड आई थिंक ये पहली बुक भी थी इनकी। तो वो बुक का क्या नाम था? रैंडम क्वेश्चन ज्यादा सही है मतलब रैंडम फ्लैश कार्ड, क्योंकि उससे आपकी मेमोरी के ऊपर थोड़ा से जोर भी पड़ेगा और थोड़ा आपको याद भी आएगा कि क्या है। यस जैस्मीन, अगर आप बताना चाहें। 1903 में बुक आई थी। सर प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। इमाइल डरखाइम की हम बात कर रहे हैं, ओके। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन इन कोलैबोरेशन विद मार्स लेमॉस, दैट इज वेरी राइट, बिल्कुल सही कहा जैस्मीन ने। प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन आई थी, और 1893 में इनकी डिवीजन ऑफ लेबर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और ये 19वीं शताब्दी, जब उस समय हम चालू हुए होंगे, तब इनकी ये बुक शुरुआत में थी, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बुक्स ही इसने फिर से पूछा है। GS घुरिया की 1958 में भारत करके एक बुक थी। तो आप लोग में से किसी को याद आ रहा हो? चलिए कोई बात नहीं, ये सर भारतनाट्यम भरतनाट्यम। एंड इट्स हाँ, कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम, ठीक है। भरतनाट्यम और उसके कॉस्ट्यूम। यहाँ पे इसने भरतनाट्यम देखिए दिखाया है कि भरतनाट्यम क्या होता है। भरतनाट्यम यही कला है, ठीक है। इसका एक
इमेज भी दी है भरतनाट्यम। तो बस यहीं आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन तो आज मैंने कराए डीआई के, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, वो चीज़ें मैंने थोड़ी सी समझाने की कोशिश करी क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। बाकी कल जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे, और साथ ही साथ इस तरह के कुछ रैंडम फ्लैश कार्ड भी करेंगे जिसमें सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स वाले भी होंगे। आज क्वेश्चंस नहीं खुल पाए, वरना सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस भी करते जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं नेट में, वही क्वेश्चंस होंगे और उसको करेंगे। और बस ऐसे ही रेगुलर रहिए। देखिए रेगुलरिटी जब टूट जाती है तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। So be careful that you are regular. Okay. So I signed out from here and we will meet tomorrow. Thank you very much for joining and giving your precious time.